और दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के पास हम चलते हैं। लगातार वोटिंग के परसेंटेज भी आ रहे हैं। ओपी चौधरी साहब बीजेपी के नुमाइंदा हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र छाबड़ा साहब, आप कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारे सवाल भी लगातार बनते रहते हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब, किस तरीके का, आपको तो दोनों तजुर्बे हैं, प्रशासनिक भी और अब राजनीतिक भी, जो वोटिंग परसेंटेज है, क्या ऐसा लग रहा है कि वो जो एक सेकंड डिवीजन पास होने की बात बस्तर के लिए कही जाती है वो बढ़ेगा इस बार? चौधरी साहब। हाँ, निश्चित रूप से अभी जो वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं उसमें जोन ऑफिसर कई जगह संपर्क भी नहीं हो पाता, कई बार कुछ अन्य मुद्दे भी होते हैं, तो थोड़ा कम रिपोर्टिंग जनरली करते हैं। और जब लास्ट में वोटिंग हो जाता है तो वो वोट परसेंटेज इसीलिए लगातार बढ़ता रहता है जब डिटेल जानकारियाँ आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्टार्ट है वो काफ़ी अच्छा है। श्याम गिरी, जहाँ पे आदरणीय भीमा मंडावी जी की शहादत हुई है, उस जगह पे भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि बस्तर की जनता गन और बंदूक का जवाब अपने अपने मतदान के माध्यम से देना चाह रही है, और जो कि मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत होगी और लोकतंत्र की खूबसूरती होगी। चलिए, लोकतंत्र की जीत और लोकतंत्र की खूबसूरती, यही शायद सबका मिशन है। छाबड़ा साहब, क्या लग रहा है? वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहे हैं। सवाल मेरा आपसे भी वही है कि इस बार क्या आपको भी उम्मीद है कि परसेंटेज बहुत अच्छा, बहुत आगे जाएगा? निश्चित रूप से जो घटना होने के बाद भी जिस तरीके से लोग सुबह से निकल रहे हैं और एक ऐसा वातावरण लग रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर मतदाताओं को अपनी आहुति देने का अवसर मिल रहा है। यदि कोई यज्ञ हो रहा है और उसमें मतदाता अपनी आहुति दे रहा है तो निश्चित रूप से ये बात समझने की आवश्यकता है कि लोकतंत्र में सब लोगों को भरोसा है, और जो घटनाएं होती हैं उस घटना के बाद, उतनी धमकी देने के बाद भी यदि मतदाता घर से बाहर निकल रहा है तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर में नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में मतदाता पूरी तरह से जागरूक है। और हम मतदाताओं का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि वो इस तरीके से इतने बड़ी घटना होने के बाद भी वो खुलकर सामने आ रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जी, चलिए, मुद्दों पर मैं थोड़ी बात करना चाह रहा था कि छाबड़ा साहब, अगर कहा जाए कि दो प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जिन्हें लेकर पार्टीज को तमाम जो लोग हैं उनके बीच जाना चाहिए, आपकी नजर में वो क्या हैं? देखिए, विशेष तौर पर यदि बस्तर की बात करें, जहां पर आज चुनाव हो रहा है, तो बस्तर में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने खुलकर सामने आकर किसानों को उनके हक दिलाए, उनकी जमीनें वापस की जो 15 वर्षों से एक बड़े उद्योगपति के शिकंजे में थी, उस शिकंजे से बाहर निकालकर आम जनता को 4000 एकड़ की जमीन वापस करी, तो एक बड़ा मामला बनता है कि किसानों के अंदर में फिर से एक उत्साह जागा है। जिस तरीके से किसानों का कर्जा माफ हुआ, जिस तरीके से 2500 रुपए में धान खरीदा गया, वो मुद्दे के साथ साथ किसानों की जो हमने वादा किया था कि जमीन वापस करेंगे, वो जमीन वापस करने का श्री गणेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में लागू किया। दूसरा मुद्दा हमने ये कहा है कि दूसरा मुद्दा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो कहा कि 6000 रुपए प्रति माह सब लोगों को मिलेगा, तो वो उससे भी उत्साह जागा है कि वास्तव में यदि हम लोगों को किसी तरह की तकलीफ है तो एक बड़ी योजना, एक ठोस योजना। मुझे बड़ा अचरज हो रहा है, आप इतने तजुर्बेकार लीडर हैं और अक्सर रायपुर में मैंने देखा है आप एक चौराहे पे बैठे रहते हैं, अपने समर्थकों से मिलते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। नक्सलवाद आपकी फहरिस्त में ही शामिल नहीं है छाबड़ा साहब? नहीं, मैं तीसरी बात वही करने वाला था और निश्चित रूप से करूंगा भी। लेकिन आपने बड़े मुद्दे पूछे कि कौन से मुद्दे को लेकर चुनाव में सामने आ रहे हैं, तो मैं पहले उन मुद्दों पर बात करना उचित समझता था। लेकिन नक्सलवाद तो पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा है ही, और छत्तीसगढ़ में ये भी बड़ा मुद्दा है, और हमने इस पर पहल करना चालू कर दी और निश्चित रूप से मैं आऊंगा जो है पूरी तरह से कामयाब होगी। इस पर मेरा एक सवाल भी रहेगा। चौधरी साहब कुछ बोलना भी चाह रहे थे और उसके बाद मेरा चौधरी साहब से भी यही सवाल रहेगा। प्रमुख मुद्दा, पहले तो आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, वो बोल दें, फिर मैं मुद्दे आपसे भी, सवाल सेम है, आपकी नजर में क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच जिन्हें लेकर गए हैं, जा रहे हैं? जी, सर्वप्रथम मैं यही मुद्दा मानता हूं कि बस्तर में नक्सलवाद से बड़ा मुद्दा कोई भी नहीं है, क्योंकि दशकों से वहां के लोग, वहां के आदिवासी भाई बहन, सभी स्थानीय लोग उस मुद्दे को झेल रहे हैं, उस समस्या को झेल रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले चंद महीनों में जिस तरह से नक्सल घटनाएं होती रही हैं, बस्तर में पूरे नक्सलवाद के देश की लड़ाई लड़ी जा रही है और सभी पार्टियों के लिए चुनौती है, मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखिए कि डीजी नक्सल को डीजी पुलिस से 3 साल सीनियर व्यक्ति को बिठाकर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। सुकमा में एसपी जितेंद्र शुक्ला को
मंत्री जी को एक जो पत्र मात्र लिखते हैं उसको धृष्टता करार देकर एक योग्य अधिकारी को सुकमा जैसे संवेदनशील जिले से ट्रांसफर कर दिया जाता है। मोहित गर्ग बीजापुर में इनकाउंटर करते हैं, उसके तत्काल बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। नारायणपुर से ट्रांसफर होता है जितेंद्र शुक्ला का, वहां पे रजनीश नहीं चौधरी साहब, मैं समझ रहा हूं आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बहुत करीब से जानते हैं, तो मैं समझ रहा हूं आपकी बात, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि नक्सलवाद की लड़ाई लड़ने में जो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट की गई है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अलग अलग तरह के बयान दिए हैं, भ्रम की स्थिति को बहुत नुकसान हुआ है। ये सबसे बड़ा नुकसान मुद्दा आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दा है, ठीक, देश के हम चुनाव कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने भ्रम पैदा किया है, ये यही विरोधाभास। और सवाल मेरा आपसे ये कि राष्ट्र के प्रमुख मुद्दे को आपके संकल्प पत्र में 1.5 लाइन मिली है, 1.5 लाइन में उसका जिक्र है, 1.5 लाइन में नक्सलवाद एक जगह इस्तेमाल हुआ है, आपको नहीं लगता? मैं यही कहना चाहूंगा कि पहला तो स्थानीय मुद्दा, आपने 2 मुद्दों की बात की थी, मैं पहले स्थानीय स्तर के मुद्दे पे नक्सलवाद रखना चाहूंगा। दूसरा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, वो मोदी जी का नेतृत्व है। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, लेकिन कांग्रेस का मंत्र है मैं परिवार नहीं झुकने दूंगा, मैं परिवार नहीं मिटने दूंगा। मोदी जी जिस मजबूती के साथ आतंकवाद से लड़े हैं, जिस मजबूती के साथ आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरे देश की जनता उनके राष्ट्रीय नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, और वही वो नेतृत्व है जो देश को, भारत को आगे बढ़ा सकता है। इस तथ्य को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो, हमारी लड़ाई उनसे है, जबकि बाकी लोग बिना दूल्हे की बारात निकालने की महागठबंधन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी है, तथ्य को भी बस्तर की जनता और देश की जनता क्या बात कर रहे हैं, ऐसा ही कहीं इतने सारे दूल्हे हैं, आप तो ऐसा ही है, ठीक है, बदलते रहते हैं दूल्हे सियासत में। परिवारवाद की बात आपने की, दूल्हा बनने का कंपटीशन चल रहा है, मुझे अभिषेक की याद आ जाती है, अभिषेक भार्गव से लेकर अभिषेक जो राजनांदगांव वाले रहे हैं उनकी याद आ जाती है। फिर आपने जिक्र किया कि जी मैं जवाब देना चाहूंगा, संकल्प पत्र, हाँ, संकल्प पत्र में, पिछले संकल्प पत्र में 15 चेहरे थे, इस संकल्प पत्र में एक ही चेहरा है, किसी के नेतृत्व से ऐतराज नहीं है। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, मैं चूंकि छाबड़ा साहब के पास जाना चाह रहा था, बोलिए प्लीज। जी, नेतृत्व, देश के लिए नेतृत्व, सभी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वंशवाद परिवारवाद से परिचालित होने वाली, चापलूसी से परिचालित होने वाली पार्टी नहीं है। सभी लोगों की सहमति से मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, आपने परिवारवाद की बात कही, हो सकता है कि कहीं पे कोई चुनाव लड़ रहे हो, किसी के बेटे हो, किसी के भतीजे हो, भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं पर हो सकता है, लेकिन देश का और पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस में अगर आप पूछें तो राहुल गांधी जी, नहीं तो प्रियंका वाड्रा जी, नहीं तो रॉबर्ट वाड्रा जी, नहीं तो मिराया वाड्रा जी, नहीं तो रेहान वाड्रा जी, ये आपको भी पता है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि मोदी जी के बाद देश का नेतृत्व कौन करेगा, तो शायद इस प्रश्न का जवाब ना आप दे पाएंगे, ना मैं दे पाऊंगा, ना बड़ा से बड़ा राजनीतिक पंडित दे पाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी है जी। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि सेकंड लीड कहां है आपकी। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, अभी 23 मई को टाइम भी है, बहुत बातें करेंगे। सेकंड लीड आएगी, सेकंड नहीं 100 लीड आएंगे, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, चाय बेचने वाले परिवार का हो सकता है, कवर्धा का एक पार्षद हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है चौधरी साहब, उस पर भी बात करेंगे। लिस्ट बहुत सारी, एक फिक्स फार्मूला नहीं। छाबड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई रिएक्शन है बहुत शॉर्ट में, फिर मेरा सवाल रहेगा प्लीज। जी, दो तीन बातें चौधरी जी ने की है कि परिवारवाद की बात। अब देश में जो प्रधानमंत्री हैं उनके परिवारवाद की बात करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में परिवारवाद की बात यदि कर लेंगे तो इन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। किस तरीके से दामाद फरार है, किस तरीके से बेटा जो है अगस्ता उसमें फंसा हुआ है पूरी, और किस तरीके से पत्नी वीणा सिंह को पर आरोप लगे हुए हैं नान डायरी में, कि पूरे परिवार, पूरा कुनबा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इन लोगों को तो परिवारवाद की बात करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं वापस मुद्दों पे आ रहा हूं, मैं वापस मुद्दों पे आ रहा हूं। छाबड़ा साहब, चौधरी साहब, देखिए अवसर मुझे दिया जाए जी, प्लीज बोलिए। एक मिनट का अवसर मुझे दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अमित शाह के बाद कौन बनेगा, तो निश्चित रूप से हमको नहीं पता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तड़ीपार बनेगा, इसके बाद और इनका तड़ीपार कोई होगा तो वो निश्चित रूप से बनेगा। हमारे यहां तो राहुल गांधी बनते हैं, छवि वाले बनते हैं, इनके इस तरीके से मापदंड होते हैं। पता है 1 लाख रुपए लेने वाला, घूस लेने वाला इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, तड़ीपार होता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, दामाद जो है वो फरार रहते हैं।
छाबड़ा साहब ये बात सुनिएगा, करना उचित खुद नहीं राहुल है। गांधी जी मेरे जमानत पास पे बहुत चल कम रहे हैं। वक्त है, बार बार मुझे कहा जा रहा है पर इतने इनकी अच्छे चिंता मेहमान, हमको बोलने वाले स्वाभाविक रूप से मेहमान दिखाई देती कम है। मिलते हैं, इस वजह से नहीं मैं आप लोगों को, मैं बात बोलने वाले चिंता मेहमान नहीं कम आप मिलते हैं, इस लोगों को, वजह से देश मैं की समय को चिंता खींच रहा हूं। चौधरी साहब, बहुत शॉर्ट वक्त के लिए मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। करप्शन आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट रहा देश के लिहाज से, जी और अब अमित शाह कह रहे हैं कि साहब करप्शन पे काम करने की हमारी रफ्तार रही धीमी, जबकि पिछली बार सत्ता ही आपको करप्शन के दम पर मिली थी। अमित शाह कह रहे हैं अब की रफ्तार बहुत धीमी रही। जी। बहुत शॉर्ट में प्लीज। मैं यही कहना चाहूंगा, पिछली सरकार में आप देखिए 2G हुआ, 3G हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला जी। हुआ, कोल घोटाला हुआ, हाँ। घोटालों की फेहरिस्त इतनी लंबी है। जी, जी, लेकिन इस 2G, 3G सरकार को के हटा 5 दीजिए, सालों अदालत में ने कहा है वो मोदी कोई जी के घोटाला नहीं है। मजबूत नेतृत्व में एक अभी तक कुछ कर नहीं पाए ये 5 स्वच्छ साल में। शासन, स्वच्छ शासन देने में एक भी बड़ा घोटाला इस सरकार के समय नहीं आया। मोदी राफेल मोदी भूल जी गए का क्या? राफेल में कोर्ट क्या बोल चुकी है, सीएजी क्या अभी बोल कल का चुकी है, कोर्ट का आदेश छाबड़ा साहब आ गया ने है। कल का कोर्ट का उनको आदेश सुन नहीं लीजिए, पढ़ा छाबड़ा साहब एक होगा। सुन लीजिए। स्पष्ट रूप से हाँ, बोला गया 1620 मोदी करोड़ जी में के खरीदा है, भ्रष्टाचार किया है। स्वच्छ छवि पे, उनके अपने कोई निहित उद्देश्य पे पूरे देश की जनता में किसी को संदेह जी। नहीं है। मोदी जी ने एक स्वच्छ शासन दिया है। काला धन की बात करें तो मैं आधे घंटे उस पे पॉइंट रख सकता हूं कि 3 लाख से अधिक फर्जी कंपनियों को 2014 ठीक में ठीक है, वादे ये बात उन्होंने भी कही है। काले चलिए धन पे प्लीज, SIT का चौधरी गठन मोदी साहब, जी ने किया, छाबड़ा साहब, 3 लाख कंपनियों आप- को उन्होंने रिजेक्ट किया। जी जी जी। वक्त थोड़ा कम है, सवाल जवाब के सिलसिले तो खैर चलते रहेंगे, लेकिन मैंने कहा कि अच्छे वक्ता मिलें तो मैं भी थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ाता हूं। आप दोनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं।